तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना मैं आपको बता रहा था, तो इस तरह से जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इस पर गोविंद सागर नामक झील बनती है, ठीक है? इस परियोजना से पंजाब, हिमालय, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली लाभान्वित होते हैं। यह टिहरी बांध के बाद एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। तो अभी तक एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध के बाद ये एशिया का दूसरा नंबर का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है गुरुत्व बांध की श्रेणी में, ठीक। रिहंद बांध परियोजना कहाँ है? देखो, तो रिहंद नदी कहाँ बहती है? ये बहती है आपकी यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहती है और सोन की सहायक नदी है। इसमें गोविंद पल्लभ बल्लभ पंत सागर नामक झील बनाई गई है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, और इससे पहले क्या थी? गोविंद सागर झील, याद रखना है आपको। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? रिहंद बांध में। और गोविंद सागर झील कहाँ है आपकी? भाखड़ा नांगल में। और जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी लिख लीजिएगा आप। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हो, ठीक है। फिर है हीराकुंड बांध परियोजना। देखिए, इसको मा, महानदी पर बनाया गया है और महानदी को मैंने बताया था आपको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी पर हीराकुंड स्थान पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर लगभग है, 25.8 किलोमीटर है। फिर है व्यास परियोजना। तो व्यास तो पता ही आपको, व्यास नदी कहाँ बहती है। यह सतलज और व्यास संगम के संगम पर बनाया गया है इसे, और पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कीजिएगा। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना क्या है या कौन सी है? तो व्यास परियोजना है। इससे निकलने वाली इंदिरा नहर, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। व्यास परियोजना से निकलने वाली इंदिरा नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई 466 किलोमीटर है। इंदिरा नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई 466 किलोमीटर है। फिर लिखिएगा, राजस्थान को जल आपूर्ति में का प्रमुख साधन है ये। कौन सी नहर है? इंदिरा नहर किसके लिए? राजस्थान के लिए जल आपूर्ति का प्रमुख साधन है। इसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर था, जिसको बाद में इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा नहर कहा जाने लगा। इसी प्रकार इस परियोजना के अंदर योंगपोंग योंगेपोंग है नामक स्थान पर व्यास बांध बनाया गया है, जिसको योंग बांध भी कहते हैं। इंदिरा नहर राजस्थान की सबसे लंबी नहर है, बताइए मुझे। इंदिरा नहर राजस्थान के श्रीगंगानगर, लिख लीजिएगा, राजस्थान के श्रीगंगानगर से बीकानेर जैसे जिलों में सिंचाई का काम करती है। फिर लिखिए, नागार्जुन सागर बांध। ये तो आपको पता ही रहता है। देखो, कुछ नई चीजें नहीं है, वही पुराना है। कृष्णा नदी पर निर्मित ये बांध है। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। देखिए, आप आयोग के पिछले कोई भी पेपर उठा करके देखिएगा, तो ये जो परियोजनाएं होती है ना, नदी घाटी परियोजना, इनसे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, हमेशा, चाहे वो किसी भी रूप में पूछे, बट एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ये आज का जो डिस्कशन हमारा है, इससे एक नंबर आपका डेफिनेटली बनेगा, इसे आप याद रखें, ठीक। कृष्णा नदी पर निर्मित ये परियोजना सर्वप्रथम 1903 में बनाई गई थी, जो आधिकारिक रूप से 10 दिसंबर 1955 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई और 1968 में ये पूर्ण हुई। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित गांव में ये परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर ही होगी, कहाँ होगी और, है ना। तो तुंगभद्रा नदी पर, जो कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, ये भी पूछेगा। नदी वाले जो मैंने आपको बताए थे परसों, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन वहां से कंफर्म है, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है आपका, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर निर्मित जलाशय का नाम पंपा सागर है। पंपा सागर नामक बांध किस
नदी पर है तो तुंगभद्रा नदी पर है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, किशनगंगा झेलम नदी पर निर्मित यह परियोजना को पाकिस्तान 1960 सिंधु जल संधि का समझौता मानता है तथा इस नदी पर बनाई गई वुलर बैराज परियोजना दोनों ही देशों का बैराज। फिर लिखिए चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो बताता हूँ आपको, गांधी सागर बांध, बस इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिएगा, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध आता है। लिख लीजिएगा, चंबल नदी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत गांधी सागर बांध जबकि राजस्थान के अंतर्गत राणा प्रताप सागर बांध आता है। जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध ये भी इसी के अंदर आते हैं, कहाँ, राजस्थान में। इसका उद्देश्य मृदा संरक्षण करना है। फिर चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है आपका जवाहर सागर बांध और चौथा है कोटा बांध। किसाऊ परियोजना आज की डेट में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, ये उत्तराखंड से भी संबंधित है। तो टोंस नदी पर केंद्र द्वारा 90% व्यय के साथ इस परियोजना का निर्माण कराया गया है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये उत्तराखंड और हिमाचल का संयुक्त उपक्रम है। इसका मुख्यालय, इस परियोजना का मुख्यालय देहरादून है और इसकी जो नदी है प्रमुख वो कौन सी है, टोंस है। और टोंस क्या है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है ना। जब आपको देहरादून जिला पढ़ाया था तो मैंने टोंस के बारे में काफी कुछ बताया था। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना अभी बन रही है, पूरी नहीं हुई है और आप जानती हैं कि ये पिथौरागढ़ जिले में है, जो कि भारत और नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। इसका निर्माण काली नदी पर कराया जा रहा है और 315 मीटर की ऊंचाई के साथ ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होने वाला है, ठीक है। 62.3% भारत और 37.5% नेपाल द्वारा इस परियोजना में व्यय किया जाएगा। अब भारत में राज्यों के मध्य जल विवाद किन राज्यों के मध्य हो रहा है, किस नदी पर हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। तो ये थी कुछ परियोजनाएं, आई होप कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। ये प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत में राज्यों के मध्य जल विवाद हो रहे हैं, किन नदियों के बीच किन नदियों के लिए हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे तमिलनाडु कर्नाटका का है, पंजाब हरियाणा का है, तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। भारत में मानसून की बात करते हैं अब हम। तो देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम, जो कि अरबी भाषा का है, ये आपका हिंदी में काम आ सकते हैं। हाँ, मौसम शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो अरबी से लिया गया है। आज मैं एक पेपर देख रहा था तो उसमें था क्वेश्चन आपका कैंची। कैंची जो शब्द है वो किस भाषा का है, तो याद रखना है तुर्की भाषा का है, ठीक है, तुर्की, ठीक है, लिख लीजिएगा। कैंची शब्द तुर्की भाषा का है, ये प्रश्न भी पूछते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है। मानसून की उत्पत्ति जलीय व स्थलीय भाग का तापांतर होने से मानसून की उत्पत्ति होती है। जून से सितंबर माह में उत्तर पश्चिम भारत का तापमान अत्यधिक होता है और आप ये जानते भी हैं। अतः इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब की स्थिति बनी रहती है और दूसरी ओर हिंद महासागर में अपेक्षाकृत तापमान कम होने के कारण वहां पर उच्च वायुदाब की स्थिति होती है। और आपको पता है कि हमेशा जो वायु होती है वो कहाँ से चलती है, आपकी निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ चलती है या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। बताओ, आपको मैंने विश्व का भूगोल में पढ़ाया था वायुदाब के अंदर, बताओ जो वायु है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, निम्न से उच्च की तरफ चलती है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, तो निम्न से उच्च की तरफ चलती है, ठीक कर, है ना। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, ये रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, जो पढ़ा हुआ है ना आपने पहले विश्व का भूगोल, प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिएगा आप। कल से हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे ऑलमोस्ट। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर भारत की ओर स्थानांतरित होता है और जिस कारण से मानसून प्रभावित होता है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत हमको है। अब देखिएगा, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हिमालय के दक्षिणी भाग में पश्चिमी जेट प्रभाव के कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है और इसी प्रकार पूर्वी जेट प्रभाव की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों में समर हीटिंग का कारण बनती है, ठीक है।
इसे लिख लीजिएगा आप। चलिए इस कंटेंट को छोड़ ही दे रहा हूँ मैं, ये कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है ऐसा, इसको आगे बढ़ते हैं। मानसून विच्छेद क्या होता है, देख लीजिएगा इसको आप। ठीक है, मानसून वाला टॉपिक में भी आपका स्किप कर ही दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आज पूरा लिख लीजिएगा इसको, आपके पास है ये मेरे ख्याल से पीडीएफ, और फिर कल मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखने के बाद डिस्कस करेंगे। चलिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक लैंड फॉर्म करके याद रखिएगा आप, लैंड फॉर्म। एल फॉर लैटिट्यूड अक्षांश, ए फॉर एल्टीट्यूड ऊंचाई, एन फॉर नियरनेस फ्रॉम सी, डी फॉर डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ फॉर फॉरेस्ट, ओ फॉर ओशियन करंट। जलवायु समुद्री जलधाराएं, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए। हाँ, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं पूछाएगा तो। आर फॉर रेनफॉल, एम फॉर माउंटेन एंड एस फॉर सॉइल। नोट कर लीजिए इसको आप फटाफट, जल्दी से करिए, फिर बताइएगा कि कर लिया तो। चलिए, कोपेन की योजना के अनुसार भारत में जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? लघु शुष्क ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, उष्ण कटिबंधीय सवाना, गर्म स्थल। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, ये आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर इसको आप समय की क्या बोलते हैं कमी के कारण नहीं भी पढ़ते चल जाएगा। ठीक है, ये इतना इजीली याद होने वाला है भी नहीं, अगर आप इसको रटते तो अलग बात है। ठीक है, तो लघु शुष्क ऋतु कहाँ पर है, तो ये आपका गोवा के दक्षिण में। शुष्क शुष्क ग्रीष्म ऋतु कहाँ है, तमिलनाडु। ऐसे ही गर्म मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में। ठीक है, इतना कुछ याद करना इतना संभव हो नहीं पाएगा आपके लिए, तो इसको स्किप कर दो। जेट स्ट्रीम क्या होता है, देखो अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, उपोष्ण, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय राशि। ठीक है, इससे आप लोग देख लीजिए, सिर्फ नोट कर लीजिए, ज्यादा डिटेल में मत जाना इसमें। मैं फिर से कह रहा हूँ, 4 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के, तो अब 4 दिन में इतना बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़िए। एक क्वेश्चन अगर माना आ भी गया इससे और नहीं आपको आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके चक्कर में आप बाकी सारा ना छोड़ दें पुराना जो पढ़ा हुआ है ना। तो इसीलिए ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हालांकि पहले मैं समझा चुका हूँ जिन्होंने पहले क्लास पढ़ रखी पूरी अच्छे से, क्योंकि इसमें समय लगता है करने में ना। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम सीधा, इसको बस नोट कर लीजिए आप कि इतना नोट कर लीजिए, जेट स्ट्रीम के 4 प्रकार होते हैं, बस हो गया। वो प्रकार कौन कौन से होते हैं ऐसे नोट कर लीजिए, कभी एग्जाम में आ जाए कि निम्न में से कौन सा एक जेट स्ट्रीम का प्रकार नहीं, तो आपको याद रहे। ठीक है, और इतने के लिए चलिए अब आते हैं मृदा पर। आपको मृदा पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। मृदा अनेक प्रकार के खनिज व पौधों तथा जीव जंतुओं के अवशेषों से बनता है। ये मैं आप लोगों को विश्व का भूगोल पढ़ाते हुए बता चुका हूं। अब मृदा के कणों को बढ़ते आकार के आधार पर बांटा गया है। देखिए, गोलाश्म, बजरी, रेत, गार्ड, सिल्ट जिसे बोलते हैं, चीका, क्ले और पंग, ये कुछ प्रकार हैं। ठीक है, मृदा के कणों के पीएच के आधार पर तत्व, अम्ल या क्षार विशेषता बताते हैं। पीएच मान क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, फिजिक्स में पढ़ा होता है आप लोगों ने, सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ा होता है आपने, है ना। तो जिसका पीएच जितना अधिक होगा वो उतना ही क्या होगा आपका, क्षारीय होगा या अम्लीय होगा, बताओ, बोलो। हम्म, और जितना कम होगा उतना वो अम्लीय होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ भी देखो, अम्लीय मिट्टी अगर पीएच मान 1 से 6 तक है तो वो अम्लीय हो जाएगा। मान जितना कम होगा उतना अधिक अम्लीय, मतलब कि अगर पीएच मान 1 होगा तो उसकी एसिडिक पावर उतनी अधिक होगी। ठीक है, और 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और वाटर का जो पीएच है वो 7 ही होता है। क्षारीय मिट्टी जो है वो आपकी 8 से 14 पीएच वाली होती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप एज इट इज, कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए इसको आप इतने को। ये आपका साइंस में भी काम आ जाएगा, हाँ केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा आपका ये, और ये आपका ज्योग्राफी में भी काम आ रहा है अभी। फिर है मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं और ये क्या है, कालावधि समय। ठीक है, कालावधि।
समय मतलब मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं तथा कालावधि। ठीक है। फिर है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से, तो देखिए जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीटमय मिट्टी और वन मृदाएं। मृदा की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? देश की मिट्टी निम्न समस्याओं के दौरे से गुजर रही है। कौन कौन समस्याएं हैं? मृदा अपरदन है, अम्लीयता है, लवणीयता है, क्षारीयता है, खारा पानी बोलते हैं ना हम, खारा मतलब होता है जिसमें जितना क्षार होगा उतना खारा होगा। ठीक है। मरुस्थलीकरण है, जल जमाव है, बंजर भूमि की समस्या है, मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण, ये भी इसकी एक समस्या है। ठीक है। इसका आपका टॉपिक आता है विभिन्न प्रकार के वन समूह। विभिन्न प्रकार के वन समूह कौन कौन से हैं, तो देखिए 12 प्रकार के समूह हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है। अभी नोट करते हो बाद में करोगे? बताइए, इसको अभी नोट कर रहे हैं या बाद में करेंगे नोट? विभिन्न प्रकार के वन समूह, इनको रटना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, ये रटेंगे आप इसको पूरा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, आपका उष्णकटिबंधीय नम पर्णवाती। ठीक है। बेटा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार भारत के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वैसे ऐसा कुछ खास क्वेश्चन तो इससे बनेगा नहीं आप लोगों का, बस किसके अंतर्गत कौन से वन आते हैं ये पूछता है। वो आपका इसमें आ ही रहा है, भारत के प्राकृतिक वनस्पति में। ठीक है। हाँ, हाँ, वनावरण कितना प्रतिशत है विश्व में। ठीक है। हाँ, चलो देखो छोड़ो, यहाँ आ जाओ आप, भारत के प्राकृतिक वनस्पति में आ जाओ। भारत में प्राकृतिक वनस्पति में आ जाओ आप। देखिए, पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है, आप जानते ही हैं, तथा मानव के हस्तक्षेप के बिना प्रकृति में विकसित होने वाले समूह को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है? देखो, आपने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगा दिए, वनस्पति हो गई। और जंगल में जो वनस्पति खुद से लग रही है उसको बोलेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है। इसी को अक्षत वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। क्या? अक्षत वनस्पति। भारत में 8 वनस्पति क्षेत्र हैं। पहला है आपका हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र, गंगा मैदानी क्षेत्र, सिंधु मैदान, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि। वन एवं वनस्पति में क्या अंतर होता है? वन एक विशाल प्रदेश है जो पौधों झाड़ियों से ढका रहता है, जबकि वनस्पति एक विशेष पर्यावरण में लगने वाले पौधों का समुदाय है। जैसे सिर्फ आम ही आम के पेड़ लग गए, लीची लीची के पेड़ लग गए, ये हो गई वनस्पतियां आपकी। वन के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा। वन मतलब फॉरेस्ट हो गया पूरा आपका, है ना? बहुत सारी वनस्पतियां इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है ना? वन एक समान के पौधों विकसित करते हैं, जबकि वनस्पति निश्चित क्षेत्र में होती है। वनस्पति किसी एक प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य, इंपोर्टेंट, यहां से इंपोर्टेंट आएगा, आपको इसको नोट करिएगा। सबसे कम है कहाँ? हरियाणा में सबसे कम वनावरण। फॉरेस्ट लैंड सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। फिर दूसरे नंबर पंजाब में, तीसरे नंबर पे गोवा में सबसे कम। सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अच्छा, अब वन घनत्व की बात करते हैं। तो वन घनत्व कहाँ सबसे अधिक है? लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। वन घनत्व कहाँ अधिक है? लक्षद्वीप में अधिक है। घनत्व क्या होता है मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूं। अगर माना कि एक छोटे से क्षेत्र में यहाँ पर
3 वनस्पतियां हैं, जो 3 पेड़ हैं, इतने ही क्षेत्र में अगर 10 पेड़ हो जाएंगे तो बोलेंगे इसका घनत्व क्या इससे अधिक है। ठीक है। वन घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक वन घनत्व कहाँ है? लक्षद्वीप में है। अब लेकिन लक्षद्वीप तो क्या है, आपका राज्य तो है नहीं, है ना। लक्षद्वीप तो का राज्य है नहीं, लक्षद्वीप तो आपका है क्या? यूनियन टेरिटरी, राइट। तो राज्य की बात करेंगे तो मिजोरम का वो वन घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक वन घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? मिजोरम है। और वैसे बात करेंगे हम भूभाग की तो लक्षद्वीप है। ठीक है। हम्म। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च 2018 को मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2018 को मनाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है? मैं आपको उत्तराखंड में पढ़ा चुका हूँ, देहरादून जिला जब पढ़ाया था, है ना। इंडियन फॉरेस्ट सर्वेक्षण मतलब सर्वे कहाँ है आपका ये? तो देहरादून में है। 1 जून 1981 को इसकी स्थापना की गई। इसके क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु में है। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, प्रशासनिक आधार पर पहला है आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रशासनिक आधार पर, ठीक है, गवर्नेंस के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। मतलब कि पहला तो है रिजर्व, जो रिजर्व है बिल्कुल एकदम, दूसरा है प्रोटेक्टेड और तीसरा आपका है अनक्लासिफाइड, जिसका क्लासिफिकेशन किया नहीं है, जहां पे कोई भी आ सकता है। संगठन या बनावट के आधार पर वनों का वर्गीकरण कैसा है? तो संगठन के आधार पर देखिए, शंकुधारी, जैसे शीतोष्ण वन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। शंकुधारी जो वन है, जैसे कि आपका चीड़ का पेड़ है, कैसे होते हैं? शीतोष्ण होते हैं। चौड़े पत्ते वाले वन उष्ण कटिबंधीय होते हैं और मानसूनी वनों में पाए जाते हैं। तो 94% वन क्षेत्र इसी श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? चौड़े पत्ते वाले वन श्रेणी, है ना, क्षेत्र। राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? तो 1854 में बनाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय द्वारा। ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 में लॉर्ड एल्गिन द्वारा बनाई गई थी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय द्वारा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था सस्टेनेबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट। इसके बाद संशोधित वन राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई है? 1988 में बनाई गई है। ठीक है। इसके बाद एफआरआई का गठन 1906 में देहरादून में किया गया था। आप सभी लोगों को पता होता है ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? कोयम्बटूर में है, बेंगलोर में है, जबलपुर में और ठीक है बुरनापुरी में। ठीक है। भारतीय वन प्रबंधक संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, 1982, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। भारत में भूकंप की बात करते हैं अब हम। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही काफी है। कल हम ये कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, काफी है तो कम भी थोड़ी है। आज तय करते हैं, कल करेंगे इसको। ठीक है। कल हम मॉर्निंग में उत्तराखंड की जगह पर इसी को कर लेंगे पहले, क्योंकि उत्तराखंड में तो हमको बस सिर्फ अब करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हम पहले इसी को निपटा लेंगे, फिर हम उत्तराखंड या फिर जो साइंस देखेंगे इसका। कल मॉर्निंग में उत्तराखंड नहीं पढ़ेंगे। कल मैं आपको पूरा दिन दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। उत्तराखंड पढ़िए आप कल अच्छे से, जो पढ़ लिया आपने रिवीजन करिए उसका, और फिर मैं कल क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे उत्तराखंड की। ठीक है, ओके। चलिए अब तक हम ये थोड़ा ये टॉपिक कर लेते हैं डिस्कस। आपके लिए थोड़ा लोड ये रहेगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा ना, तो चलिए ये करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। भारत के महत्वपूर्ण उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान लिखिएगा। भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए कहाँ कहाँ पर हैं। इसका मैं एक मैप आपको भेजता हूँ, मैप देखिएगा आप लोग। ठीक है, 1 मिनट वेट।